नमस्कार। अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। अयोध्या का राजकीय इंटर कॉलेज का मैदान ऐतिहासिक सामूहिक विवाह का गवाह बनने जा रहा है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ खुद 3504 वर वधू के जोड़ों को आशीर्वाद देने के लिए अयोध्या पहुंचे हैं। खास बात यह भी है कि इनमें 126 मुस्लिम जोड़े भी निकाह पढ़ने वाले हैं। सीएम रामलला के दर्शन करेंगे, पूजन करेंगे, साथ ही अयोध्या के डेवलपमेंट प्लान को लेकर अधिकारियों से चर्चा भी करते नजर आएंगे। जीआईसी के मैदान में 30 से 35 हजार लोगों की मौजूदगी की उम्मीद जताई जा रही है। सामूहिक विवाह आयोजन को जनसभा में तब्दील किया गया है। प्रोटोकॉल के मुताबिक करीबन 3 बजे सीएम योगी यहां पहुंचने वाले हैं। 45 मिनट में वो वर वधू को आशीर्वाद देंगे, जिसके बाद वो जनसभा को संबोधित भी करने वाले हैं। साथ ही अधिकारियों के साथ प्रोजेक्ट की चर्चा भी इस दौरान होगी। आपको बता दें कि ऐसा पहली बार हो रहा है जब सामूहिक विवाह में 126 जोड़ों को शामिल किया गया है जो कि मुस्लिम हैं। अमूमन देखने को मिलता है कि जब भी सामूहिक विवाह का जिक्र होता है तो हिंदू रीति रिवाज से विवाह का जिक्र होता है, लेकिन इस बार की ये जो सामूहिक विवाह है वो बेहद खास, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद रहने वाले हैं। हर वर्ग को शामिल करने की कोशिश की गई है। बीएस लाठी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं ग्राउंड जीरो से। बीएस लाठी, क्या कुछ अपडेट है ग्राउंड जीरो से? बेहद खास है इस बार का ये सामूहिक विवाह कार्यक्रम, क्योंकि सभी समुदायों को सम्मिलित करने की कोशिश है। बीएस लाठी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? रामनगरी के डेवलपमेंट को लेकर के इस दौरान चर्चा भी होगी और सबसे बड़ी बात यह है कि सामूहिक विवाह को संबोधन स्थल के तौर पर परिवर्तित किया गया है, यानी कि इन तमाम जोड़ों का विवाह भी संपन्न होगा, साथ में जनसभा को संबोधित करते भी नजर आएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 3504 नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद मुख्यमंत्री खुद देने वाले हैं। साथ में रामनगरी के डेवलपमेंट को लेकर जिस तरीके का प्लान तैयार किया गया है उस पर भी चर्चा होगी। बीएस लाठी हमारे साथ जुड़े हुए हैं एक बार फिर से। बीएस लाठी, क्या कुछ अपडेट है? इस बार का जो कार्यक्रम है वो बेहद खास, क्योंकि जो नवविवाहित जोड़े हैं उनमें सभी धर्मों को सम्मिलित करने की कोशिश की गई है। चलिए, बहुत शुक्रिया बीएस लाठी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। चलिए, ताबड़तोड़ अंदाज में खबरों का रुख करेंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर के नेतृत्व में 1000 गाड़ियों के काफिले और लाखों कार्यकर्ताओं के साथ पीजीआई से इलाहाबाद के लिए संविधान यात्रा रवाना हुई है। वहीं इससे पहले मोहनलालगंज में यात्रा का मीडिया प्रकोष्ठ के जिला संयोजक अशोक तिवारी और अनुसूचित जाति मोर्चा के जिला मंत्री हंसराज ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं संग यात्रा का जोरदार स्वागत किया। किसानों का एक बड़ा जत्था ट्रैक्टर पर सवार होकर गाजीपुर बॉर्डर की तरफ चल दिया है। इसके अलावा पश्चिम यूपी के गाजियाबाद, मेरठ, बुलंदशहर, हापुड़, मुजफ्फरनगर, बागपत, नोएडा आदि जिलों से भी भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों को किसानों को लेकर गाजीपुर बॉर्डर पहुंचने का निर्देश मिला है। नवंबर 2020 को दिल्ली चलो नमक वाहन से इसकी शुरुआत हुई थी। 3 कानूनों के खिलाफ उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा समेत कई राज्यों के किसान पैदल ही दिल्ली की तरफ कूच करते नजर आए थे। उन्हें बॉर्डरों पर ही रोक दिया गया था, तो दिल्ली की सरहद पर ही आंदोलन की शुरुआत हुई थी। संयुक्त किसान मोर्चा के अनुसार इस आंदोलन में अब तक 683 किसानों की मौत हो चुकी है। आपको बता दें कि कैबिनेट सत्र में कानून वापसी को मंजूरी मिल चुकी है। ये प्रस्ताव 29 नवंबर को शीतकालीन संसद सत्र के पहले दिन पास हो सकता है। इसके बावजूद किसान पीछे हटने को तैयार नहीं है। आजमगढ़ की मुबारकपुर विधानसभा से बसपा विधायक और बसपा विधानमंडल दल के नेता शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली ने पैदल और पद और पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा बसपा सुप्रीमो मायावती को भेज दिया। उन्होंने लिखा कि वो पार्टी पर या उन पर बोझ बनकर नहीं रहना चाहते हैं। हाल ही में लालजी वर्मा और रामअचल राजभर को पार्टी से निकाले जाने के बाद मायावती ने शाह आलम को ही विधानमंडल दल का नेता बनाया था। यूपी में 2012 विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने जबरदस्त जीत हासिल की थी। इसके बावजूद मुबारकपुर में उसको हार का सामना करना पड़ा था। यहां से शाह आलम ने जीत दर्ज की थी।
निर्वाचन आयोग ने अपना दल की अध्यक्षा कृष्णा पटेल को एक नोटिस जारी किया है। इसमें आयोग ने पार्टी के लखनऊ स्थित पंजीकृत केंद्रीय कार्यालय का मालिकाना हक के बारे में स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। आयोग ने नोटिस वकील वीरेंद्र सिंह की 10 नवंबर की शिकायत पर भेजा। कृष्णा ने आयोग को सौंपे अनापत्ति प्रमाण पत्र में कहा कि लखनऊ के केबीएन रोड लाल बाग स्थित पार्टी कार्यालय जिस पर भूमि है वो उसका मालिकाना हक है। उन्होंने अपना दल कार्यालय के संचालन के लिए 500 रुपए किराए पर दिया है। वकील वीरेंद्र सिंह ने आयोग से कहा कि जिस कार्यालय की मालकिन होने का दावा कृष्णा ने केंद्रीय कार्यालय के संचालन के लिए किराए पर दिया है। बहुजन समाज पार्टी ने भी संविधान दिवस के कार्यक्रम से किनारा कर लिया है। बसपा अध्यक्ष मायावती ने संविधान दिवस पर आयोजित कार्यक्रम का बहिष्कार करने का ऐलान किया। मायावती ने कहा कि उनकी पार्टी संविधान दिवस पर आयोजित कार्यक्रमों में शामिल नहीं होगी। मायावती ने संविधान दिवस के दिन ये भी ऐलान किया और सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के साथ ही समाजवादी पार्टी पर भी जमकर हमला बोला। मायावती ने कहा कि लोगों को सपा जैसी पार्टियों से सावधान रहने की जरूरत है। लश्कर-ए-तैयबा के नाम पर रेलवे स्टेशन को उड़ाने की धमकी दी गई है। पाकिस्तान कराची से हापुड़ स्टेशन मास्टर को फोन करते हुए 26/11 की बरसी पर 46 स्टेशनों को उड़ाने की धमकी दी गई। स्टेशन मास्टर की सूचना पर रेलवे ने सतर्कता बढ़ा दी है। खासकर धार्मिक जगहों से जुड़े स्टेशनों की सुरक्षा बढ़ाई गई है। धमकी के बाद अलीगढ़ से लेकर पीडीडीयू जंक्शन तक चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। कई ट्रेनों में जांच पड़ताल की जा रही है। जीआरपी और आरपीएफ ने एक साथ चेकिंग अभियान चलाया। बताया जा रहा है कि कराची से हापुड़ स्टेशन मास्टर को फोन आया था। फोन करने वाले ने 26/11 की बरसी पर 46 स्टेशनों को उड़ाने की बात कही। स्टेशन मास्टर की सूचना पर रेलवे विभाग अलर्ट हो गया है और चेकिंग अभियान तेज हो गई है। कुशीनगर के कसिया थाना क्षेत्र में पहली पत्नी के होते हुए दूसरी शादी रचा रहे युवक को पहली पत्नी ने जमकर पीटा और शादी रुकवा दी। जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू कर दी। कानपुर के नवबस्ता थाना क्षेत्र में कार सवार बदमाशों के बीच बाजार में पिता और बेटे को गोली मारकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। इसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को जांच में लेते हुए सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। मथुरा के कोसीकला थाना क्षेत्र में चलती कार में युवती के साथ दुष्कर्म करने वालों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तो वहीं पुलिस ने आरोपी के पास से घटना में इस्तेमाल की गई कार भी बरामद करी है। मिर्जापुर के कटरा कोतवाली क्षेत्र में सरयू लॉन में वैवाहिक समारोह के दौरान गोली लगने से युवक की मौत हो गई। जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पहुंची पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। चित्रकूट के शंकरनगर बाजार क्षेत्र में स्कूल जा रही छात्रा को ट्रक ने रौंद दिया, जिससे गुस्साई भीड़ ने ट्रक का डीजल की टंकी सहित शीशे को तोड़कर सड़क पर जाम लगा दिया। जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पहुंची पुलिस ने समझा बुझाकर जाम को खुलवाया है। गोंडा के नगर कोतवाली क्षेत्र में ट्रिपल मर्डर की दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई, जहां पर पति पत्नी और बेटी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वारदात में पति पत्नी और बड़ी बेटी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि छोटी बेटी गंभीर तौर पर घायल हो गई है। बांदा के सोशल मीडिया पर हिंदू देवी देवताओं की आपत्तिजनक फोटो वायरल करने वाला अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया। ट्विटर पर प्राप्त सूचना के आधार पर सोशल मीडिया सेल बांदा की सक्रियता दिखाते हुए अभियुक्तों की गिरफ्तारी कराई है। प्रयागराज के फाफामऊ इलाके में एक ही परिवार के 4 लोगों की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। तो वहीं मारे गए लोगों में पति पत्नी, उसकी बेटी और एक बेटा है। जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। फर्रुखाबाद के शहर कोतवाली क्षेत्र में नर्सिंग होम में भर्ती वृद्ध मरीज की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा काटा और अस्पताल संचालकों पर अधिक बिल बढ़ाने के लिए वृद्ध को सुबह से ही शाम तक अस्पताल में रखे जाने का आरोप लगाया है। ललितपुर के गंगचारी क्षेत्र में जमीनी विवाद के चलते महिला को कीटनाशक पिलाकर मारने की कोशिश की गई, जिससे महिला की हालत बिगड़ गई और उसे आनंद फानंद में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। रामपुर के अजीम नगर थाना क्षेत्र में बस से टकरा गई, जिसमें चालक की मौके पर ही मौत हो गई। तो वहीं 10 यात्री घायल हो गए। जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। बरेली के फरीदपुर थाना क्षेत्र में 2 छात्रों की फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर कुछ लोग आईडी का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और लगातार लोगों को अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए धमकी भी दे रहे हैं, जिसकी शिकायत छात्र स्थानीय पुलिस से भी कर चुके हैं, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की।
गोरखपुर में दरोगा भर्ती में 5 और सॉल्वर को पुलिस ने गिरफ्तार किया, तो वहीं नकल कराने में 3 सरकारी कर्मी भी शामिल थे। शहर में कई ऑनलाइन सेंटर फर्जी सरकारी कर्मचारियों के नाम से हैं, जहां पर नकल का धंधा खुलेआम चल रहा है। आगरा में अब रोडवेज बसों में डेबिट और क्रेडिट कार्ड से टिकट बन सकेंगे। कंपनी की ओर से 3 महीने के भीतर लखनऊ और गाजियाबाद से अपनी सेवाओं की शुरुआत की जाएगी, तो वहीं ऑनलाइन सेवाएं शुरू होने से टिकटिंग प्रणाली में पारदर्शिता जरूर आएगी। बिजनौर में लेक्चरर प्रिया शर्मा हत्याकांड में स्वाट टीम और थाना कोतवाली शहर पुलिस ने 5 लाख की सुपारी देकर हत्या करने वाले मृतक महिला के पति को गिरफ्तार कर लिया है। मथुरा के मांट थाना इलाके में नगला हिमायू जंगली सुअर के हमले से 1 दर्जन से ज्यादा ग्रामीण घायल हो गए, जिनमें से 4 की हालत गंभीर बनी हुई है, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। गोरखपुर के रामगढ़ ताल क्षेत्र में कुछ दबंगों ने युवक पर चाकू से हमला कर दिया, मौत के घाट उतार दिया, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बाराबंकी के ऑनर किलिंग क्षेत्र में अवैध संबंधों के चलते एक 15 साल की नाबालिग लड़की की उसके चाचा और फूफा ने मिलकर निर्मम हत्या कर दी, जिसके बाद पुलिस ने घटना का खुलासा करते हुए आरोपी चाचा और फूफा को गिरफ्तार कर लिया है। हापुड़ के कोतवाली क्षेत्र में निर्माणाधीन डंपिंग ग्राउंड की दीवार तोड़ने का मामले में पुलिस ने 35 नामजद और 200 अज्ञात 25 महिलाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। पुलिस की मौजूदगी में ग्रामीणों ने डंपिंग ग्राउंड की दीवार तोड़ी। बांदा के पैलानी थाना क्षेत्र में 2 गुट आपस में भिड़ गए, जिनमें गोली लगने से 30 साल के युवक की मौत हो गई, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी है। फतेहपुर के मलवा थाना क्षेत्र के कांदी रंजीतपुर गांव में मोरम ओवरलोड ट्रक की चपेट में आने से किसान की मौत हो गई। आपको बता दें, खेत की रखवाली करते समय हादसा हो गया, तो वहीं पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। अमेठी के जगदीशपुर कोतवाली क्षेत्र में डीसीएम ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। लखनऊ के ठाकुरगंज थाना क्षेत्र में चोरों ने लाखों की नकदी और कीमती जेवर पर हाथ साफ करते हुए फरार हो गए, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू की है। बरेली के भमोरा थाना क्षेत्र में प्राइवेट बस ने स्कूल बस को टक्कर मार दी, जिसमें कई बच्चे घायल हो गए, जिनमें एक की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पहुंची पुलिस ने सभी घायल बच्चों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। हमीरपुर के राड कोतवाली क्षेत्र में बाइक फिसलने से 2 लोग गंभीर तौर पर घायल हो गए, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। जालौन के उरई कोतवाली क्षेत्र में 4 दिन से लाइट न आने से परेशान मोहल्ले वालों ने सड़क पर जाम लगा दिया, तो वहीं जाम लगने से यातायात व्यवस्था फेल हो गई है और वाहनों की लंबी लाइन लग गई। सूचना मिलते ही मौके पहुंची पुलिस ने जाम खुलवाने के प्रयास में वो जुट गई है। बरेली के कंकरटोला थाना क्षेत्र में प्रॉपर्टी डीलर निमित पर दबंगों ने हमला कर दिया और लाठी डंडों से प्रॉपर्टी डीलर की जमकर के पिटाई करी है, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पहुंची पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लेते हुए तमंचा और 2 कारतूस बरामद किया है। झांसी के प्रेमनगर थाना क्षेत्र में लगभग 23 मुकदमों में वांछित अपराधी सरताज उर्फ गुड्डे और अन्य 3 शातिर अपराधियों को पुलिस ने सफलतापूर्वक गिरफ्तार कर लिया। चारों अपराधी गैंगस्टर एक्ट में वांछित चल रहे थे। जालौन के रामपुरा थाना क्षेत्र में असलहों की तस्करी करने वाले 3 असलहा तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने तस्करों के पास से 3 पिस्टल, 2 तमंचे, 8 जिंदा कारतूस और 2 मोटरसाइकिल बरामद करी है। बदायूं के मुजरिया थाना क्षेत्र में जमीनी विवाद में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। फायरिंग में एक पक्ष के 4 लोग घायल हो गए, जिन्हें आनंद फानंद में अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं पुलिस ने पूरे मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। अयोध्या के बीकापुर कोतवाली क्षेत्र में सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई। यह हादसा प्रयागराज हाईवे पर हुआ, जिसमें एक्सयूवी और स्विफ्ट डिजायर में भीषण टक्कर में डिजायर सवार 2 युवकों की मौत हुई है, जबकि दूसरे वाहन में सवार एक महिला और एक पुरुष दोनों गंभीर तौर पर घायल हो गए। बहराइच के जरवल रोड में इंडियन पोटास लिमिटेड की शुगर इकाई के पराई सत्र का भव्य शुभारंभ वैदिक मंत्रोच्चार के बीच हुआ। डीएम डॉक्टर दिनेश चंद्र ने बतौर मुख्य अतिथि डोंगे में गन्ना डालकर तथा मिल का बटन दबाकर पिराई सत्र का शुभारंभ किया है। फर्रुखाबाद के शमशाबाद थाना क्षेत्र में पसियापुर गांव में गन्ने छुलाई के बाद खेत में बड़ी मात्रा में गन्ने की पिराई
पराली जलाई जा रही है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो वहीं पराली जलाने से चारों तरफ धुएं का गुबार फैला हुआ भी नजर आया। आगरा में यात्रियों और आगरा वासियों के लिए रेलवे प्रशासन ने तोहफा दिया। कोरोना काल में रेलवे प्रशासन ने प्लेटफॉर्म टिकट की दर 10 से 50 रुपए बढ़ाकर यात्रियों को बड़ा झटका दिया है, जिसके बाद अब फिर से प्लेटफॉर्म टिकट 50 रुपए से घटाकर 10 रुपए कर दिया गया है। हरदोई में संयुक्त संघर्ष संचालन समिति के बैनर तले विभिन्न सरकारी संगठनों के पुरुष और महिला कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन बहाली को लेकर धरना प्रदर्शन किया। कलेक्ट्रेट परिसर स्थित धरना स्थल पर सरकारी कर्मचारियों ने जमकर नारेबाजी भी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 दिसंबर को देहरादून में जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय की जनसभा की तारीख को हरी झंडी मिल चुकी है। प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने पीएम की जनसभा स्थल को तय करने की बात भी कही। उन्होंने कहा कि शुक्रवार को अहम बैठक बुलाई गई है। बैठक में प्रधानमंत्री की जो रैली है उसका स्थान तय किया जाएगा। कौशिक के मुताबिक पीएम के भव्य जनसभा होगी, जिसमें बड़ी संख्या में भीड़ उन्हें सुनने के लिए पहुंचेगी। बैठक में पार्टी नेताओं को रैली की तैयारियों के दिशा निर्देश दिए जाएंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार करते हुए वन विभाग के कई अधिकारियों पर गाज गिराई, जिसके तहत फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के चीफ राजीव भरतरी को प्रमुख वन संरक्षक पद से हटा दिया गया है। वहीं कई अन्य अधिकारियों पर भी भ्रष्टाचार को लेकर कड़ी कार्रवाई की गई। साथ ही फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में आज ही 34 अधिकारियों के तबादले भी किए गए हैं। मुख्यमंत्री धामी ने साफ कहा कि कॉर्बेट पार्क को लेकर के लगातार लापरवाही और भ्रष्टाचार की शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद कड़ी कार्रवाई की गई है। उत्तराखंड विधानसभा सत्र की एक बार फिर से तारीख बदल गई है। आपको बता दें कि विधानसभा सत्र की तारीख तीसरी बार बदली गई है। पहले विधानसभा सत्र 29-30 नवंबर को देहरादून में आयोजित हो रही थी, जिसके बाद 7-8 दिसंबर को सत्र कराने पर सहमति बनी। उसके बाद अब 9 और 10 दिसंबर तक की यह तारीख कर दी गई है। संविधान दिवस के मौके पर उत्तराखंड विधानसभा में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल के साथ में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। साथ ही इस दौरान संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि सुमन अर्पित किए गए। उत्तराखंड में अचानक कोरोना संक्रमितों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। बीते 24 घंटे में कई नए मामले सामने आए, तो वहीं एक भी मरीज की मौत नहीं हुई। 31 मरीजों को ठीक होने के बाद घर भेज दिया गया है। प्रदेश में 180 सक्रिय मरीज हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार 6,928 सैंपलों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। 9 जिलों में बागेश्वर, चमोली, चंपावत, नैनीताल, पौड़ी, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, टिहरी और उत्तरकाशी में एक भी संक्रमित मरीज नहीं मिला। हल्द्वानी के मेडिकल कॉलेज परिसर में डीआरडीओ की ओर से 40 करोड़ की लागत से बनाए गए 500 बेड के कोविड अस्पताल को दिसंबर में 6 महीने का समय पूरा होने जा रहा है। मेडिकल कॉलेज प्रबंधन ने आगे के संचालन को लेकर उत्तराखंड शासन से दिशा निर्देश मांगे हैं। बद्रीनाथ धाम की तीर्थ यात्रा पर पहुंचने वाले तीर्थयात्री अब बद्रीनाथ धाम में ध्यान भी लगा सकते हैं। केदारनाथ की तर्ज पर बद्रीनाथ धाम में भी ध्यान केंद्र का संचालन होगा। बद्रीनाथ धाम से करीबन 1 किलोमीटर की दूरी पर नीलकंठ पर्वत की तलहटी में ऋषिगंगा के समीप नगर पंचायत बद्रीनाथ की ओर से 2 ध्यान केंद्रों का निर्माण किया गया है। तो वहीं नगर पंचायत अगले वर्ष यात्रा काल में इन केंद्रों का संचालन शुरू कर देगा। हरिद्वार के महिला जिला अस्पताल के बाहर एक महिला ने सरेआम युवक की पिटाई कर दी। महिला का कहना था कि युवक ने उसे कई दिनों से परेशान करके रखा हुआ है। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल हो रहा है। तो चलिए देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर अहम जानकारी देहरादून से 9 और 10 दिसंबर को विधानसभा का शीतकालीन सत्र बुलाया गया है। 9 दिसंबर से उत्तराखंड विधानसभा का सत्र होगा। तीसरी बार बदली गई है शीतकालीन सत्र की तारीख। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से 9 और 10 दिसंबर को विधानसभा का शीतकालीन सत्र होगा। तीसरी बार तारीख में चेंजेस हैं। पहले नवंबर में होने वाला था, फिर दिसंबर स्टार्टिंग में की तारीख निकल करके सामने आई। उसके बाद अब सेकेंड वीक में विधानसभा का सत्र होने वाला है। अभी तक अपुष्ट जानकारी मेरे को प्राप्त हो रही है, वो 9 और 10 तारीख को होगा। और मैंने अभी चर्चा की है अपने नेता प्रतिपक्ष जी से और अपने संसदीय कार्य मंत्री जी से। उन्होंने भावनाएं व्यक्त की है कि देहरादून में वो किया जाए और कोशिश कर रहे हैं। अभी मैं माननीय मुख्यमंत्री से चर्चा कर रहा हूं और यदि सबका मंतव्य यही है कि भाई देहरादून में वो सत्र हो,
तो वो कोशिश करेंगे फिर देहरादून में उसके लिए फिर हम तैयारी शुरू करें। एक बात इसमें साथ में और जोड़ना चाह रहा हूँ, क्योंकि सत्र का जो बिजनेस होगा वो सरकार की तरफ से आता है। वो जितने दिन का भी निर्धारण करेंगे, वैसा जैसे मुझे जानकारी 2 दिन की प्राप्त हो रही है। तो अजीत काम्बोज हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अजीत, तीसरी बार तारीख में चेंजेस हैं, लेकिन इस बार अहम ये भी बात है, पहले कहा जा रहा था कि गैरसैंण में होने वाली है सत्र की शुरुआत, लेकिन अभी जो डिसाइड हुआ है कि देहरादून में हो सकता है सत्र। बिल्कुल, मुझे बड़ी खबर है उत्तराखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र से जुड़ी हुई कि पहले सत्र को लेकर जो अटकलें थी वो 29 और 30 नवंबर की थी कि गैरसैंण में सत्र आयोजित होगा और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कोई बड़े फैसले गैरसैंण की धरती से ले सकते हैं। फिर इसके बाद तारीखों को बदला गया, 7 और 8-9 दिसंबर की यहाँ पर बात की गई। तब भी गैरसैंण ही कार्यस्थल रहा कि गैरसैंण में ही विधानसभा का सत्र होगा, और अब तीसरी बार तारीखों को बदला गया है, जिसकी खुद पुष्टि विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने की है कि अब आगामी 8 जो तारीखें थी उनको अब चेंज करते हुए आगे बढ़ाया गया है। तो साथ ही सरकार ने ये भी फैसला किया है कि अब गैरसैंण की जगह दिसंबर में जो सत्र आयोजित होगा वो देहरादून में ही होगा। तो कहीं ना कहीं जो अटकलें हैं वो अभी भी एक फिक्स नहीं हो पाई हैं कि सत्र का जो आयोजन होगा वो वाकई इन तारीखों में हो जाएगा या एक बार फिर से तारीखों को बदलते हुए चौथी बार तारीखों का ऐलान होगा। हालांकि जो बैठकें हैं वो हो चुकी हैं, संसदीय कार्य मंत्री और नेता प्रतिपक्ष के साथ विधानसभा अध्यक्ष ने बैठक की है और नई तारीखों का जो फैसला है वो सबसे बड़ी बात है अजीत, जिस तरीके से पहले कहा गया कि तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, गैरसैंण डिसाइड हो चुका था, अब अचानक से तीसरी बार तारीख में चेंजेस किए जाते हैं और नेता प्रतिपक्ष और तमाम लोगों से बात करते हुए कहा जा रहा है कि देहरादून में शिफ्ट किया जाएगा सत्र को। ये बड़ी बात है। बिल्कुल बिल्कुल, एक लगातार जो शीतकालीन सत्र को लेकर विरोधाभास जैसी स्थिति बन चुकी है उत्तराखंड प्रदेश में कि गैरसैंण में होगा कि देहरादून में होगा। अब तीसरी बार जो तारीखें बदली गई हैं उसमें जो आयोजन स्थल है वो राजधानी देहरादून को ही रखा गया है। इसके पीछे का जो पूरा घटनाक्रम जो समझ आ रहा है वो ये है कि आने वाले दिसंबर माह में बड़े नेताओं के बड़े दौरे राजधानी देहरादून में है, जिसमें 4 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देहरादून आ रहे हैं और जो अभी संभावित जो अमित शाह का कार्यक्रम आया है वो 7 दिसंबर का कार्यक्रम आया है कि संभवतः 7 दिसंबर को अमित शाह भी देहरादून में आ रहे हैं। तो इन्हीं को लेकर ये बार-बार तारीखों में बदलाव हो रहा है। हालांकि इस बात की पुष्टि कोई भी आधिकारिक तौर पर नहीं कर रहा है, लेकिन अंदर खाने अटकलें यही है कि जो बार-बार तारीखें बदली जा रही है वो बड़े केंद्रीय नेताओं के दौरों के चलते बदली जा रही है। अब जो फाइनल हुई है तारीखें 9 और 10 दिसंबर को एक बात आ रही है कि 9 और 10 दिसंबर को ये विधानसभा का शीतकालीन सत्र देहरादून में हो सकता है। हालांकि अभी ये भी अपुष्ट खबर है, हालांकि पुष्टि जरूर कर रहे हैं विधानसभा अध्यक्ष की तारीखों को लेकर उन्होंने तय किया है, लेकिन कंफर्म करना है वो मुख्यमंत्री कार्यालय से होना है, वो अभी कंफर्म नहीं हुआ है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अजीत हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपने देखा समझा कि तीसरी बार तारीखों में चेंजेस हुए हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि पहले गैरसैंण फिर देहरादून, गैरसैंण देहरादून, इस तरीके की बातें निकल करके सामने आ रही हैं और तैयारियां जब पुख्ता हो चुकी थी तो तारीख में चेंजेस करने की जरूरत क्यों पड़ी। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। नमस्कार।